दो, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। ठीक है, मानव दो होते हैं, एक नर और दूसरा क्या होता है, मादा। ठीक है, अब देखिए जो नर होगा ना, जो नर होगा उसको जनन क्रिया करने के लिए, नर को जनन क्रिया करने के लिए नर जनन तंत्र होगा, नर जनन तंत्र होगा। उसी तरह मादा को जनन क्रिया करने के लिए मादा जनन तंत्र रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन अंगों से मिलकर बना होता है, नर जनन अंगों से मिलकर क्या बना रहता है, नर जनन तंत्र। उसी तरह मादा जनन तंत्र जो होता है, यह मादा जनन अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग बारी बारी से नर जनन तंत्र का पढ़ेंगे और तब मादा जनन तंत्र का, फिर दोनों तंत्र आपस में मिलके क्या होगा, एक संतान का निर्माण होगा। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, तब जाके इसको पढ़ेंगे, तब जाके दोनों का संलयन करेंगे, तब क्या होगा, बेबी का निर्माण होगा, चाहे वो बेबी मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, लिखना है, चल एकदम अवसर दी। देखिए जो नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है प्राथमिक, प्राथमिक जनन अंग, इसी को बोलते हैं या लैंगिक जनन अंग, या एक और इसको नाम देते हैं, इसको एक और नाम देते हैं मुख्य जनन अंग, मुख्य जनन अंग। अब आप लोग जानते होंगे कि मुख्य का मतलब ये हुआ कि यानी कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस अंग का नाम क्या है, वृषण। तो पुरुष में क्या पाया जाता है, वृषण। अब वृषण कौन सा अंग है, नर जनन अंग है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। किसी भी पुरुष में यदि वृषण रहेगा तभी जाके वो पुरुष है, नहीं रहेगा तो समझिए कि नपुंसक है। ठीक है, अब देखिए वृषण में 2 चीज का निर्माण होगा। एक निर्माण होगा शुक्राणु, एक चीज निर्माण होगा जिसका नाम है शुक्राणु, और एक हार्मोन निर्माण होगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए क्या होगा, जो हाँ इसको डिटेल करते हैं, अभी करते हैं डिटेल। चलिए शुक्राणु अभी रहने, अभी टेस्टोस्टेरोन को आप पसंद है तब शुक्राणु करते हैं। देखिए क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सा कहते हैं, नर हार्मोन। अब देखिए इसी हार्मोन के चलते, इसी हार्मोन के मौजूदगी के चलते आपकी दाढ़ी मूछे वगैरह क्या होती है, आती हैं। आवाज क्या, जब आप में ये बनना शुरू हो जाएगा ना तो ये आपका आवाज भारी होने लगेगा, मांसपेशियां थोड़ा बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, त्वचा जो है थोड़ा सा रुखरी होने लगेगी, क्योंकि छोटा बच्चा में नहीं बनता। देखते हैं उसका त्वचा कितना मुलायम रहता है, आवाज कितना क्विक रहता है। अब हम लोग बुढ़ा गए, हम लोग का आवाज बूढ़ा हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इतना सराव किया कि पता चला कि आवाज ही हम लोग का फटा हुआ बांस की तरह हो गया। चलिए अब क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ठीक है, बचपन से ही बनना शुरू नहीं होगा। जब बच्चा क्या होगा, वयस्क होगा ना, जब मेल वयस्क अवस्था में होगा, यानी कि 11 साल से प्यूबर्टी एज उसका स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी एज
इसी को बोलते हैं योना आरंभ। योना आरंभ यानी कि जब जो बालक होता है 11 से 12 वर्ष का हो जाएगा ना, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन बनेगा तब उसका दाढ़ी मुछाने लगेगा, बाजू वजू में बाल आने लगेगा, सीने वगैरह पे बाल आने लगेगा, जनन अंगों पे भी बाल आना शुरू हो जाएगा। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो देखते होंगे कोई कोई, हाँ, टेस्टोस्टेरोन रहने से क्या फायदा है, ये एक चीज, ये भी लक्षण है, आपका दाढ़ी मुछाना ये भी डिसाइड करता है कि आप बाप बन पाइएगा कि नहीं बन पाइएगा, क्योंकि यही क्या करता है, ये हार्मोन शुक्राणु भी बनने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सहायक जनन अंग। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है, दो भागों में इसको बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं सहायक नलिका और दूसरे को बोलते हैं सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि, ठीक है, सहायक नलिका और क्या हुआ, सहायक ग्रंथि। तो मान लीजिए कोई मेल है, उसका जनन अंग हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसका मान लीजिए वृषण हो गया, इसकी संख्या 2 होती है। इसके ऊपर रहता है अधिवृषण। अधिवृषण से एक घोड़ा का नाल देखे हैं, जो उसके खुर में ठोका जाता है, उसी की संरचना की एक नली होती है। ठीक है, उसी की संरचना की एक क्या होती है, नली होती है। नहीं, ये नली जाके जो शिश्न होता है ना, पुरुष का शिश्न, इसको शिश्न बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पेनिस बोलते हैं। ये आप वृषण को देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये शिश्न को देख सकते हैं। शिश्न के द्वारा ही पुरुष क्या करता है, यूरिन को बाहर निकालता है, यानी कि पेशाब वगैरह की जितनी क्रियाएं इसी के द्वारा बाहर क्या होती हैं, निकलती हैं। अब देखिए, अब यदि उसको ये जो शुक्राणु बना ना, शुक्राणु में यहां पर एक ग्रंथि रहती है जिसको बोलते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय एग्जाम में नहीं दिया था, इसे इंग्लिशवा दिया रहता, सेमिनल वेसिकल। इसी से वो द्रव्य निकलता है जिसका नाम है सीमाइनल द्रव्य। सीमाइनल द्रव्य क्या होता है, दूधिया रंग का रहता है, गाढ़ा रहता है और क्षारीय रहता है। उस शुक्राणु के साथ मिल जाता है, शुक्राणु के साथ मिल जाता है। अब जब मिल जाएगा ना, तो शुक्राणु अब शुक्राणु ना कहलाएगा, अब कहलाएगा वीर, यानी कि सीमेन। ठीक है, सीमेन कहलाएगा। क्या ये लिक्विड है, ये पानी है, एक तरह का द्रव है जो कि दूधिया रंग का होता है, दूधिया रंग। और क्या होता है, दूध का रंग, गाढ़ा। और किस प्रवृत्ति का रहता है, क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। अब देखिए यहां पे शुक्राणु, वृषण में शुक्राणु बना, ये अधिवृषण है, अधिवृषण में जाके क्या हो गया, इकट्ठा हुआ, अधिवृषण में आके इकट्ठा होता है। यहीं पे अधिवृषण उसको पोषण देता है, तनी मुनी खा पी के हिष्ट पुष्ट हो जाए। अब बनने के बाद ये जो नली होती है, जो घोड़े के नाल के रहती है, इसका नाम है शुक्र वाहिका। इसी नली के द्वारा शुक्राणु जाते जाते यहाँ शुक्राशय के पास आएगा, और शुक्राशय से सेमाइनल द्रव्य निकलेगा। ये द्रव्य इस शुक्राणु में मिल जाएगा, और अब उसके बाद और उसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी, शुक्राणु और तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा। आएगा कहाँ, यहाँ शिश्न के पास। शिश्न के पास आएगा तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम के बीज के जैसा एक ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि।
प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है, गेट के तरह काम करती है। ये ग्रंथि क्या करती है, गेट के तरह काम करती है। यदि सीमेन को लाना है तो पेशाब वाली नली को बंद कर देती है, ऊपर यहाँ पे मूत्राशय रहता है जहां मूत्र इकट्ठा रहता है। तो पुरुष में एक ही नली रहती है, उसी नली से क्या होता है कि यूरिन यानी पेशाब भी बाहर आता है और सीमेन भी बाहर आता है। तो डिसाइड कौन करेगा, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, ये डिसाइड करेगा कि कब क्या चीज को बाहर निकालना है। अब देखिए शुक्राणु वृषण में बनता है। जी नहीं, बॉडी में जनन अंग है ना, ये जनन अंग जो आपका वृषण है ना, वृषण के अंदर शुक्र जनन कोशिका होती है, उसी कोशिका से शुक्राणु बनता है ही नहीं। वृषण में ही कोशिका रहती है जो शुक्राणु बनाती है। हाँ, वहां पहले कोशिका रहेगी, कोशिका बनाना शुरू, जैसे ही आप 11-12 साल के हो गए होंगे ना, तो ये कोशिका अब शुक्राणु बनाना शुरू कर देती है। बचपने में नहीं बनेगा, ठीक है। जब आप यौना आरंभ में आइएगा तब, 11 से 12 साल की उम्र में आइएगा तब, ठीक है। तो सीधे लक्षण पता हो जाएगा। जैसे ही 11 से 12 साल का होता है ना, लड़का सब इधर उधर ताका झाकी करने लगता है, तो समझिए कि उसमें टेस्टोस्टेरोन भी बनने लगा और शुक्राणु भी बनने लगा, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि अब देखिए फिर क्या, एक चीज और हम लोग जानते हैं कि मूत्र अम्लीय होता है कि क्षारीय, पेशाब अम्लीय होता है कि क्षारीय, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, नहीं, देखिए एक छोटा सा याद करने का ट्रिक है। कोई लड़की है, बढ़िया से जीन्स टॉप पहन के बस में जा रही है, और कोई औरत है छोटे से बच्चे को गोद में ली है, ठीक है। और बच्चा तो भाई क्यूट होता है, किसी का मन डोल जाएगा। अब वो लड़कियां कहती है ना कि थोड़ा सा दीजिए ना, बेबी को हमको खिलाना है। और जब छोटा सा बचवा था वो बिहार बोर्ड वाला था, हॉगिज पहना नहीं था, ठीक है, सीबीएसई वाला हॉगिज पहनता है सब। तो उसको क्या कि जैसे ही गोद में ली ना, अब बचवा उसी पे यूरिन कर दिया, पेशाब कर दिया। उसका जैसे ही पकड़ी ना, उसका पूरा कपड़ा खराब गया। तो कह रही है छी 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 छी, 4 बार कह रही है, ठीक है, यानी कि 6.4। अब खोली ना, छी 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 छी, 4 बार कहला है ना, छी माने 6 और 4 बार कही तो 6.4। तो पेशाब का कितना होता है पीएच मान, 6.4, ठीक है। चलिए, नहीं, एक ट्रिक बना दिया गया याद करने के लिए, बात फैला नहीं है। पीएच मान याद करने का तरीका है, जैसे कि मान लीजिए नींबू, जैसे क्या होता है, नींबू का भूल जाता है ना आदमी, नींबू का पीएच मान कितना, नींबू अम्लीय होता है ना कि क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। 7 से नीचे वाले को अम्लीय बोलते हैं, ऊपर वाले को क्षारीय, 7 को उदासीन बोलते हैं। तो आपके मम्मी, जब आपके पापा जाते होंगे बाजार, जब आपके पापा जाते होंगे तो आपके मम्मी क्या कहती है, सुनता नहीं, जाता नहीं बाजार तो 2-4 गो नींबू ले ले, 2 और 4 गो, तो 2.4 ना कहती है, तो 2.4। अब देखिए, अब खून क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, अम्लीय की क्षारीय, वो होता है क्षारीय। पढ़े हम लोग, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो उसका पीएच मान भैया याद करने के लिए कुछ ट्रिक चाहिए ना, कितना पीएच मान याद रखेंगे। तो क्या होता है कि 2 गो जोड़ा रहता है प्रेमी, ठीक है, उसमें किसी बात के लिए तनाव हो जाता है, ठीक है, हाँ, छोड़ा छोड़ी तक नौबत आ जाता है। तो लड़कियां कहती है कि मैं तुम्हें 7 दिन खून की आंसू रुलाऊंगी, 4 बार कहती है इस बात को। तो 7.4, तो खून का पीएच मान कितना हो गया, 7.4, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग याद करने का ज्यादा प्रयास करते हैं पीएच मान को, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं तुम्हें 7 दिन खून के आंसू रुलाऊंगी, मैं तुम्हें 7 दिन खून के आंसू रुलाऊंगी, 4 बार बोली नहीं बतिया, तो 7 दिन, 7 और 4 बार रुलाऊंगी,
ठीक है, तो 7.4 होता है। ठीक है, अब जैसे ही 7 से कोई चीज पार कर जाता है पीएच, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो इसीलिए रक्त का परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, चल अब थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे